हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके स्टडी बाय केएम पर। आज 23 जुलाई 2020 आज के दैनिक जागरण राष्ट्रीय पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। उसमें जो भी टर्म्स जो कि एजुकेशन से रिलेटेड आते हैं हम उनका डिटेल करेंगे। तो आइए आज के वीडियो का शुरुआत हम एक मोटिवेशन कोट से करते हैं। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह मान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। कठिनाइयों को यह मान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। राजस्थान के सीएम गहलोत के भाई के घर ईडी का छापा। यहाँ पर ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय। भारत में निवेश के लिए इससे बेहतर मौका नहीं, पीएम मोदी ने कहा। कोरोना काल में जब तमाम देश अपने आप में सिमट रहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच के निवेशकों के समक्ष भारत को सबसे आकर्षक निवेश स्थल के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि कोविड-19 के बाद के हालात में भारत दुनिया के सबसे आकर्षक निवेश स्थल के तौर पर उभरा है। मोदी ने अप्रैल से जुलाई के बीच भारत में किए गए 20 अरब डॉलर के निवेश का जिक्र करते हुए कहा कि भारत उस मुकाम पर है जहां हर तरह की कंपनियों के लिए निवेश का बहुत ही अच्छा अवसर है। यहाँ 50 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। इंडिया में 50 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़ चुके हैं, जो कई नए तरह के अवसरों को खोल रहा है। लेकिन एक पहलू यह भी है कि कंपनियों के समक्ष अभी 50 करोड़ और लोगों को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य है। 5G से लेकर इंटरनेट इन थिंग्स जैसे नए तकनीकी सेक्टर में आए अपार संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे मेक इन इंडिया योजना की। तो जो मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 में पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था भारत में विदेशी कंपनियों को आकर्षित करना। किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार रहे वायुसेना। ये शब्द हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हैं, जिन्होंने लद्दाख में वायुसेना के संसाधनों की त्वरित तैनाती से विरोधियों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने शीर्ष कमांडरों के 3 दिवसीय सम्मेलन में पूर्वी लद्दाख के हालात पर गहन चर्चा की। जो वायुसेना है, वायुसेना की अगर हम स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी। इसी कारण 8 अगस्त को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना के जो अभी अध्यक्ष हैं आर.के.एस. भदौरिया, और वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वो हमें याद रखना बहुत जरूरी है। नभ स्पर्श दीप्तम, नभ स्पर्श दीप्तम। अब हर महीने होगा सीरो सर्वे, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री का कहना है। हर महीने होगा सीरो सर्वे। ये सीरो सर्वे है क्या? सीरो सर्वे में रक्त का सैंपल लिया जाता है। इसमें पता लगाया जाता है कि शरीर में कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए
एंटीबॉडीज़ बनी है या नहीं। एंटीबॉडीज़ बनने का मतलब है कि कोरोना हुआ और ठीक हो गए। इस सर्वे में 1/4 अलग अलग उम्र और वर्ग, बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष के लोगों को शामिल किया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि 40 से 70% लोग संक्रमित होकर ठीक हो जाते हैं, तो माना जाता है कि हार्ड इम्यूनिटी बन गई है। दिल्ली में 24% तक डाटा आ चुका है और वे ठीक हो चुके हैं। जानलेवा हमले में घायल पत्रकार की अस्पताल में मौत। कल यूपी में एक पत्रकार विक्रम जोशी की मौत हो चुकी है। G20 के मंच से भी चीन को सख्त संदेश। रविशंकर प्रसाद। डिजिटल प्लेटफॉर्मों को देशों की संप्रभुता के प्रति उत्तरदायी होने की जरूरत। चीन के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध और सख्ती का संदेश देने के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से चीन के सामने भी स्पष्ट कर दिया है कि डाटा पर संप्रभु अधिकार होता है, इसका उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। G20 देशों के डिजिटल मंत्रियों की बैठक में भारत के आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दुनिया के डिजिटल प्लेटफॉर्मों को सभी देशों की संप्रभुता के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी होने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो वर्ड है G20, ग्रुप्स ऑफ 20। G20 की स्थापना सितंबर 1999 में, सितंबर 1999 में G7 के जो वित्त मंत्री थे उन्होंने किया था G20 की स्थापना। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच जो कि वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने का काम करता है, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने का काम करता है। भारत भी G20 का मेंबर है। भारत भी G20 का मेंबर है, जिसमें 19 देश, G20 में 19 देश प्लस यूरोपीय यूनियन EU, ये टोटल 20 हो गए, जिसमें अगर हम भारत भी इसमें शामिल हैं। इसमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, इंडोनेशिया, भारत, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस है, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका है, तुर्की है, US है, UK और EU, ये सब 20। अगर हम G20 की बात करें तो वैश्विक जो GDP होती है, सकल घरेलू उत्पाद, उसका करीब 85% योगदान है इनका, G20 कंट्री का। जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के GDP, जो वैश्विक GDP है उसका 85% की हिस्सेदारी रखता है G20। और विश्व की आबादी के 2/3, जो आबादी है 2/3 यहाँ पर है इस ग्रुप में। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सैनिक जमावड़े में कोई कमी नहीं की चीन। बांग्लादेश की पनडुब्बी विकास परियोजना पर ड्रैगन की नज़र। चीन की गिद्ध दृष्टियाँ बांग्लादेश के रक्षा सौदों और रणनीतिक ठिकानों पर है। यहाँ पर बांग्लादेश की जो PM है शेख हसीना। कानून बनने के बाद 3 तलाक के मामलों में आई 82% कमी। जो 3 तलाक कानून लास्ट ईयर लाया गया था 2019 में, उसमें 82% की कमी आई है अभी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को कहा कि कानून बनने के बाद से तत्काल 3 तलाक के मामलों में करीब 82% की कमी आई है, क्योंकि पिछले साल इसी दिन
इस सामाजिक बुराई के खिलाफ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 अस्तित्व में आया था। राज्यसभा के सदस्यों ने जो नए निर्वाचित हैं उन्होंने शपथ ली। राज्यसभा के लिए 20 राज्यों से निर्वाचित 61 सदस्यों में से 45 ने बुधवार को पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। इनमें 3 महिला सदस्य भी शामिल हैं। शपथ समारोह में राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन में सदस्यों के दायित्व और आचरण स्थापित मानदंडों के अनुरूप होने चाहिए। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए सभी राज्यों के सीएम को भेजना चाहिए न्योता। ये वहाँ के महाराष्ट्र में एक दिन में रिकॉर्ड 10,000 से अधिक नए मामले। किसी राज्य में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सामने आए नए केस। आंध्र प्रदेश में भी अब तक के सबसे ज़्यादा नए मामले। अब तक 29,000 से ज़्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। जब से इंडिया में कोरोना है तब से 29,000 लोगों की जान जा चुकी है और 12 लाख को पार कर चुके जो पॉजिटिव लोग हैं। संक्रमितों की संख्या 12 लाख को पार कर गई है और 3 दिन के भीतर 1 लाख से ज़्यादा नए मरीज। कश्मीर में 27 तक फिर लॉकडाउन। चीन से तनातनी के बीच एंटीटेक ध्रुवास्त्र मिसाइल का परीक्षण। चीन से तनातनी के बीच भारत ने एक एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया है। एंटीटेक मिसाइल यह टैंक पलक झपकते ही दुश्मन देश के किसी भी टैंक को क्षण भर में ध्वस्त करने में सक्षम है। इसे ध्रुवास्त्र एंटीटेक मिसाइल नाम दिया गया है। ओडिशा के बालेश्वर जिले में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में पिछले 15-16 जुलाई को मिसाइल का परीक्षण किया गया। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ इसका प्रयोग किया जाए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत जिसकी स्थापना 25 सितंबर 2014 को की गई थी, भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल दिया गया था। इस योजना के तहत यह 4 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। दुश्मन देश का कोई भी और कैसा भी टैंक हो, यह पलक झपकते ही उसे ध्वस्त कर देगी। भारत निर्मित परमाणु रिएक्टर ने पार किया पहला पड़ाव। भारत के सामने पहले 700 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर गुजरात स्थित काकरापार परमाणु परियोजना ने बुधवार को पहला पड़ाव पार कर लिया। जो काकरापार परमाणु परियोजना है वो कहाँ पर है? गुजरात में है। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड ने एक बयान जारी कर बताया कि काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना की तीसरी इकाई ने अपनी पहली कंट्रोल्ड सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन को हासिल कर लिया है। ये देश का 23वां परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। तेलंगाना में उप जिलाधिकारी बने शहीद कर्नल संतोष बाबू की पत्नी संतोषी, जो अभी गलवान घाटी पर जो LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले महीने हुए संघर्ष में चीनी सैनिकों को धूल छटाते हुए वीर गति को प्राप्त करने वाले कर्नल बी संतोष बाबू की पत्नी संतोषी को तेलंगाना सरकार ने उप जिलाधिकारी डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किया है। वहाँ तेलंगाना की जो राजधानी वो हैदराबाद है और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। मल्टीपल ग्रेनेड लॉन्चर को सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका ने 1981 में पहली बार दुनिया के सामने लाया।
कुछ समय में 50 से ज़्यादा देशों में फैल गया। इसकी अधिकतम मारक क्षमता 400 मीटर है, लेकिन 375 मीटर तक यह अपने निशाने पर सटीक और घातक मार सकता है। संस्कृति की पुनर्स्थापना का शुभ मुहूर्त, ये अयोध्या को लेकर जो राम मंदिर है उससे रिलेटेड है ये आर्टिकल। अपने ही गढ़ में कमज़ोर होती हिंदी, यदि हिंदी कमज़ोर होती जाएगी तो उसमें रची बसी संस्कृति और संस्कारों पर भी बुरा असर पड़ेगा। ये आर्टिकल इसलिए है क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं स्कूली शिक्षा में हिंदी का प्रदर्शन कोई पहली बार नहीं हुआ। पिछले वर्ष यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 10 लाख विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए थे। 10 लाख विद्यार्थी यूपी में अकेले में अगर हिंदी में फेल हुए, और 2018 में यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा में 11 लाख से अधिक विद्यार्थी हिंदी में असफल हैं। हिंदी की कुछ ऐसी स्थिति अन्य हिंदी भाषी राज्यों में भी है। जो हिंदी भाषी क्षेत्र जो स्टेट है वहाँ पर यह हाल है। तो इस कारण लेखक का यही कहना है हिंदी हिंदी भाषा का जो संविधान में उल्लेख है वो 343 से 351 अनुच्छेद में है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। बिजनेस न्यूज़ में देखते हैं लेन देन में QR कोड का बड़े इस्तेमाल। RBI की एक समिति ने RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक है। अगर हम RBI की बात करें तो देश का एक केंद्रीय बैंक है। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1934 के कानूनी प्रावधान के अनुसार हिल्टन यंग कमीशन के 1934 के कानूनी प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई। RBI की 1 अप्रैल 1935 को इसका मुख्यालय मुंबई में, पहले कोलकाता में हुआ था लेकिन 1937 में इससे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष शक्तिकांत दास जो कि 1980 तमिलनाडु कैडर के IAS ऑफिसर हैं। RBI की एक समिति ने सरकार को सलाह दी है कि अर्थव्यवस्था में नकदी का इस्तेमाल घटाने के लिए QR कोड क्विक रिस्पॉन्स कोड के जरिए लेन देन को बढ़ावा देना चाहिए। RBI समिति ने और भी कई सुझाव इस संबंध में दिए हैं। उसने कहा कि जो व्यापारी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान स्वीकार करते हैं उन्हें टैक्स में प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए। QR कोड के विश्लेषण के लिए गठित इस समिति ने कहा कि देश में इस माध्यम से लेन देन को बढ़ावा देने के लिए और इसे लोगों के बीच आकर्षक बनाने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं को भी शुरू करना चाहिए। QR कोड क्विक रिस्पॉन्स ये दिखने में स्क्वायर बारकोड की तरह, इसको सबसे पहले जापान ने डेवलप किया था। QR कोड का इस्तेमाल हर जगह होता है, जैसे कि किसी प्रोडक्ट को ट्रैक करने में या उसे आइडेंटिफाई करने में इसका यूज होता है। चीन से आयात पर रोक के पक्ष में 67% MSME। यूँ तो चीन से आयात पर रोक को लेकर अलग अलग मत हैं और एक बड़ा तबका यह भी मानता है कि इसके लिए कुछ वक्त की ज़रूरत होगी, लेकिन देश की 67% छोटी और मंझोली कंपनियां चीन से होने वाले आयात पर रोक के पक्ष में हैं। डेढ़ करोड़ हुई कोरोना मरीजों की तादाद। अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, जबकि अभी तक 6,17,256 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना टेस्ट में अमेरिका सबसे आगे, भारत दूसरे नंबर पर।
भारत में नियमित रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई आज ही, यानी कि 23 जुलाई 1927 में। 23 जुलाई 1927 में रेडियो प्रसारण की नियमित शुरुआत हुई। इस दिन भारतीय प्रसारण कंपनी अस्तित्व में आई। 1930 में भारतीय प्रसारण सेवा के रूप में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और 1935 में लियोनेल होल्डन इसके पहले नियंत्रक बने थे। 1935 में लियोनेल होल्डन। 1927 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो मुंबई और कोलकाता में जो दो निजी ट्रांसमीटरों से इसकी शुरुआत हुई। जब 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया तो इसका नाम राष्ट्रीय प्रसारण सेवा रखा गया और 8 जून 1936 को इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। पहले भारतीय प्रसारण सेवा था, फिर 1936 में ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और 1957 में 1957 में आकाशवाणी नाम दिया गया इसको, आकाशवाणी। फोर्ड ने अपनी पहली कार बेची। 23 जुलाई 1903 में फोर्ड मोटर कंपनी ने अपनी पहली कार बेची थी। कंपनी को पहला ऑर्डर शिकागो में दंत चिकित्सक से मिला। इसकी कीमत $850 थी और यह 2 सिलेंडर वाला मॉडल था। कार का निर्माण डेट्रॉयट स्थित फोर्ड के संयंत्र में हुआ। स्वतंत्रता के लिए बलिदान हो गए चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का जन्म आज ही 23 जुलाई 1906 में 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में, जो कि अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अध्ययन के लिए वाराणसी की संस्कृत पाठशाला भेजा गया। 15 साल की उम्र में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण 15 कोड़े की सजा मिली। 15 साल की एज में काकोरी कांड और अन्य क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े। 27 फरवरी 1931 को तत्कालीन इलाहाबाद अब प्रयागराज की अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने उन्हें घेर लिया। बहादुरी से मुकाबले के बाद खुद को गोली मारकर जीवन त्याग दिया। तो thanks friend watching this video.